एक शपथ होती है जिंदगी बचाने की। पर क्या हो अगर वही लोग जिंदगी लेने पर उतर आएं? आज हम बात करेंगे दिल्ली के लाल किले पर हुए उसी आतंकी हमले की। एक ऐसा हमला जिसके पीछे कोई आम आतंकी नहीं बल्कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स का हाथ था। आइए इस पूरी साजिश की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025, शाम के करीब 6:45 बजे। जगह पुरानी दिल्ली। वही रोज की तरह की भीड़ भाड़, गाड़ियों का शोर, मतलब जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। पर किसी को क्या पता था कि बस कुछ ही मिनटों में ये सब कुछ धुएं और दहशत में बदलने वाला है। और फिर जब धमाके का धुआं हटा तो जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। 13 लोग, एक झटके में 13 जानें चली गई। 13 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म। और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 से भी ज्यादा लोग घायल थे, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये दिल्ली के दिल पर एक बहुत गहरा जख्म था। तो सवाल ये है कि आखिर उस शाम हुआ क्या था? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उस वक्त घटना स्थल पर क्या मंजर था, जो भी सबूत मिले हैं उनके आधार पर। देखिए, लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, ठीक वहीं पर एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार अचानक एक आग के गोले में बदल गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियां, ऑटो, ई रिक्शा सब के सब आग की लपटों में घिर गए। मंजर की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फोरेंसिक टीम को मौके से इंसानी जिस्म के टुकड़े तक मिले। और इसी तबाही के मलबे के बीच से देश की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अपनी जांच शुरू की। एक एक सुराग को ढूंढने का काम शुरू हुआ। तो इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर उस कार के अंदर ऐसा क्या था, मतलब किस चीज ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी। शुरुआती जांच में जो शक गया वो था अमोनियम नाइट्रेट पर। ये एक ऐसा विस्फोटक है जिसे बनाना काफी आसान होता है और आतंकी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। मौके से जो बाकी चीजें मिली, जैसे तार, टाइमर, बैटरी, यहाँ तक कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस भी, वो साफ साफ इशारा कर रही थी कि ये किसी नौसिखिए का काम नहीं है। ये एक प्रॉपर, वेल प्लान्ड, टेक्निकली एडवांस्ड बॉम्ब था। फिर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। ये कार दोपहर 3:19 पर सुनहरी मस्जिद के पास पार्क की गई थी और शाम 6:52 पर धमाका हुआ। मतलब करीब 3.5 घंटे वो कार वहीं खड़ी रही। अब सवाल ये उठता है कि इतनी देर तक कार वहाँ क्यों खड़ी थी? क्या कोई मौके का इंतजार कर रहा था या फिर इसे कहीं और ले जाने का प्लान था? मामला कितना संगीन था इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जांच की कमान सीधे NIA को सौंप दी गई, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि भारत की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी है। उधर दिल्ली पुलिस ने भी UAPA और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली। मतलब हर एजेंसी इस गुत्थी को सुलझाने में लग गई थी, ये पता लगाने में कि आखिर ये बम बना कैसे था। तो अब तक की कहानी एक टिपिकल आतंकी हमले जैसी ही लग रही थी, है ना? लेकिन जब जांचकर्ताओं ने हमलावरों की प्रोफाइल पर काम करना शुरू किया तो कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सच में होश उड़ा देने वाला खुलासा था ये। जो चेहरा सामने आया वो किसी आम आतंकवादी का नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी पहचान ने तो जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज के सोचने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। वो एक डॉक्टर था। हाँ, एक डॉक्टर। सोचिए, एक ऐसा प्रोफेशन जो जिंदगियां बचाने के लिए जाना जाता है, वही यहाँ जिंदगियां लेने की सबसे खौफनाक साजिश रच रहा था। इस मुख्य संदिग्ध का नाम था डॉक्टर उमर उन नबी। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। एजेंसीज का मानना है कि धमाके के समय वो खुद कार में मौजूद था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अकेला नहीं था। जांच की आंच अल फलाह यूनिवर्सिटी के कम से कम 6 और डॉक्टरों तक पहुंची। ये एक पूरा का पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था, मतलब पढ़े लिखे लोगों का आतंकी गुट। और इसके तार सीधे सीधे जैश मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद जैसे खतरनाक संगठनों से जुड़ रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और भी ज्यादा डरावनी हकीकत सामने आने लगी। ऐसा लग रहा था कि लाल किले का ये धमाका तो बस शुरुआत थी, किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का बस एक छोटा सा हिस्सा। और इस शक की पुष्टि की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स ने।
रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था कि ये कोई एक अकेला हमला नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कई जगहों पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक करने का प्लान था। ये साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 32। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो पूरे 32 वाहनों में विस्फोटक लगाने की तैयारी थी। जरा सोच कर देखिए, अगर ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो तबाही का आलम क्या होता। तो इस भयानक खुलासे के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया, और अब भी वो कौन से बड़े सवाल हैं जो जांच करने वालों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। सरकार ने फौरन कई मोर्चों पर एक्शन लिया। एक तरफ जो लोग मारे गए थे उनके परिवार वालों को 10 लाख और घायलों को 2 से 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ दिल्ली के सभी बड़े ठिकानों और मेट्रो स्टेशनों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा, और जमीनी स्तर पर पुलवामा में जो मुख्य संदिग्ध था उसके घर को भी गिराने की खबरें आई। अब देखिए, इस पूरी जांच के सेंटर में 2 बड़ी थ्योरीज घूम रही हैं। पहली थ्योरी कि ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी, एक फिदायीन हमला जिसमें कार ही हथियार थी, और दूसरी थ्योरी कि कार का इस्तेमाल सिर्फ विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जा रहा था और वो गलती से या किसी वजह से वक्त से पहले फट गया। अब इन दोनों में से सच क्या है, इसी पर पूरी साजिश का अगला रुख निर्भर करता है। और इन 2 थ्योरीज के अलावा भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, जैसे कार में असल में कितने लोग थे, 2 या 3? रिपोर्ट्स अलग अलग हैं। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है? इनके इंटरनेशनल हैंडलर्स कौन हैं जो बाहर बैठकर ये सब करवा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वो 32 गाड़ियों वाली साजिश का सच क्या है? ये सारे सवाल अभी भी हवा में हैं। तो ये सिर्फ एक और आतंकी हमला नहीं था, इसके मायने, इसकी इम्प्लीकेशंस देश की सुरक्षा के लिए बहुत गहरी हैं। अगर हम देखें तो इस हमले से 3 बहुत बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात, टारगेट। लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये देश की पहचान है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, और उस पर हमला करना मतलब सीधे सीधे देश के स्वाभिमान पर हमला करना। दूसरी बात, हमलावर। आतंकवाद का एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक चेहरा सामने आया है, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स का। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये एक वेकअप कॉल है। ये दिखाता है कि आतंकी अब बड़े पैमाने पर वेल कोऑर्डिनेटेड हमले करने की तैयारी में है। और आखिर में एक सवाल जो ये पूरी घटना हमारे सामने छोड़ जाती है, वो ये है कि जब आतंकवाद का चेहरा इतना बदल रहा है, जब वो एक प्रोफेशनल और पढ़ा लिखा चोला ओढ़ रहा है, तो फिर हमारी एजेंसियों को और एक समाज के तौर पर हम सबको इससे लड़ने के लिए अपने तौर तरीकों को कितना और कैसे बदलना होगा।